पढ़ा दिया था कि किसी भी ईएम वेव का स्पीड है वो 1/μ0 होता है या E0/V0 और वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है जी। फिर आपको ये भी बताया था कि अगर आप किसी मीडियम में जाएंगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/√μ×ε। यहाँ से आगे बढ़ेंगे एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। थोड़ा एक्टिव रहें और लिखते रहें। एनर्जी क्या है? ये हो गया था ये यहाँ पर। चलिए अगर ये खत्म हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी हाफ ε0 स्क्वायर थी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी P²/2μ0 थी। और क्योंकि हमें पता था दोनों क्या है ये बराबर होती हैं, तो टोटल एनर्जी को मैं डबल ऑफ इलेक्ट्रिक या डबल ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की फॉर्म में लिख सकता हूं। यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आगे चल रहे हैं जी। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? ठीक है जी। वेव की इंटेंसिटी क्या होती है, क्या कंसेप्ट है इंटेंसिटी का और कैसे ये स्टडी कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है, इंटेंसिटी क्या होती है। नॉर्मल लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया। तो वेव की इंटेंसिटी क्या होगी? ठीक है जी, समझते हैं इस बात को। सभी बच्चे लिखेंगे, द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ठीक है जी, सुनते भी जाइए और लिखते भी जाइए। एनर्जी है क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, एनर्जी बाय एरिया, और पर यूनिट टाइम perpendicular to the direction of propagation of EM wave is called intensity. Clear? So intensity is A, इसके सिंबल हम I भी यूज कर सकते हैं बेटा, Q एवरेज इंटू C। नोट करें, Q एवरेज इंटू C इक्वल्स टू हाफ ε0 E², C या B²C/2μ0। ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है। ठीक है जी। अब मन में ख्याल आता है कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, कैसे बना है जरा देखेंगे। कैसे बना है जरा देखेंगे। मैं एडिटिंग रिटन फॉर्म लेता हूँ पहले, इसकी परमिशन लेते हैं इसे लिखने की। लेट क्यों हुई सर? वो सर से डाउट पूछने लगे। बेटे क्लास में मत आया करो, आर्गुमेंट कोई नहीं, डोंट कम इन द क्लास। लेट क्लास में मत आओ। किसी को मैंने कोई ऐसा नहीं दिया है कि मैं आपको 2-2 क्लास लगवाऊंगा ही लगवाऊंगा। अब लेट तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी, तो आगे बढ़ने बेटा। रिटन परमिशन है कि इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव, है ना, हमने पढ़ लिया था। ये कैसे फॉर्मूला आया तुम्हें ये याद करना है बच्चों। ठीक है, कैसे है देखिए। इंटेंसिटी को आपने क्या लिखा है, देखो आई लिख सकते हो या ए लिख सकते हो, सिंबल दोनों ही चलते हैं इसके अंदर। तो क्योंकि ए यहाँ पर लगा हुआ है ऑलरेडी एरिया, तो मैं इसको आई लेके चलता हूँ, लेट्स, है ना। क्या है ये, एनर्जी अपॉन एरिया बेटा। यही लिखा मैंने आपको इंटेंसिटी के बारे में, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ध्यान रखना ये सबसे जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है इस पूरे ये वेव्स का। ओके, अब एनर्जी को मैं आगे थोड़ा प्यार से और लिख देता हूं। एनर्जी, इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ओके, और नीचे का कर देता हूं बेटा, एरिया इंटू डिस्टेंस इंटू बच्चों
टाइम। ओके ओके बच्चों, तो एरिया इंटू डिस्टेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, बोलो बना कि नहीं बना? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, साथ में क्या बना बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ओके, तो एनर्जी बाय वॉल्यूम को क्या कहते हैं हम? एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं? तो ये बेसिकली देखो, यू एवरेज मतलब टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी इनटू सी क्या है? क्या पहला आपको फॉर्मूला समझ में आया? यू एवरेज इनटू सी। क्या कहते हैं इसको? इंटेंसिटी। चाहे ए आई सिंबल लगाओ चाहे ए सिंबल लगाओ। क्या आपको इतना समझ में आया? सी लाइट की स्पीड से सारी वेव चलती है, इसलिए सी लगाया गया है। आगे बढ़ो, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको समझने पड़ेंगे, और वो पॉइंट्स क्या हैं कि अगर आप पूरी वेव की एनर्जी लेते हो तो क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर इनटू सी। ओके, हाफ क्या है? हाफ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी है, एनर्जी इंटेंसिटी, और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का है। टोटल वेव का क्या होगा? टोटल वेव का एनर्जी डेंसिटी होगा बेटा एप्सिलॉन नॉट सी ई आर एम एस का स्क्वायर। ये किसकी एनर्जी डेंसिटी है बच्चे? ये हाफ वेव, ये हाफ लिखेंगे उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी एकदम हर चीज बहुत क्लियर बता रहा हूं। ये किसकी है जी? मैग्नेटिक फील्ड की। और टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? आपको पता दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं ना? लिखवाया था इससे पहले, दोनों बराबर होते हैं, तो आंसर क्या आएगा? इसका डबल आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है, हाफ गायब हो जाएगा। ये कितना है? ये है जी पूरी वेव की एनर्जी डेंसिटी। आपको समझ में आ रहा है? फुल वेव एनर्जी डेंसिटी, फुल वेव एनर्जी डेंसिटी, फुल वेव इंटेंसिटी। एक एक पॉइंट प्रॉपर लिखवा दिया है जी, समझ लीजिए। इंटेंसिटी को आप आई भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द बुक यू आर फॉलोइंग। तो ये आई भी हो सकता है, यहाँ ए भी है। तो इंटेंसिटी को हमने पहले एक्सप्रेशन में ड्राइव किया, ये यू एवरेज इनटू सी है। अगर आप अकेले इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो हाफ लगेगा, मैग्नेटिक की हाफ लगेगा, पूरी वेव की बात करेंगे तो दोनों बराबर हैं, जुड़ जाएंगे। अगर आपको इंटेंसिटी निकालना है तो इन रास्तों से ही गुजरना पड़ेगा, इनमें से ही कोई फॉर्मूला लगेगा और तुम्हें इसको ही समझना है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन है जी तो पूछ लीजिए। हाँ जी गर्ल्स, क्लियर? आपको बैठ के इसको आराम से प्यार से, है ना, इसको रटना और आगे बढ़ना। भाई जब इतना याद रहेगा तब तो ना कि मैंने कैसे कन्वर्जन किया है, वरना आप डायरेक्ट तो फिर यू एवरेज इनटू सी कैसे आया? आपको ऊपर करके दिखाया ना। बढ़ूं आगे? हाँ जी, ये ऊपर यही करके दिखाया, एनर्जी बाय वॉल्यूम ही आपका यू एवरेज है। इसको ही तो एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, एनर्जी बाय वॉल्यूम। क्वेश्चन है तो पूछिए, वरना आगे चल रहा हूँ। आगे स्लाइड पे जो साइड पे लिखा है वो डिलीट कर रहा हूँ। कर दूं रेस? नोट किया सभी ने? आगे बढ़ रहे हैं जी।
intensity of electromagnetic radiation from an isotropic point source at a distance r, कि मान लीजिए कोई बल्ब है या सन मान लीजिए स्फेरिकल, तो इंटेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? देखिए स्फेरिकल सोर्स है आपका P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। P क्या है? पावर ऑफ द सोर्स, और R क्या है? रेडियस वेयर यू वांट टू फाइंड इंटेंसिटी। मान लीजिए आप इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो क्या होगा जी? तो ये पॉइंट हो गया जी आपका। R क्या हो गया जी? स्फीयर का रेडियस। व्हाट इज इंटेंसिटी? पावर ऑफ द सोर्स अपॉन एरिया। सेकंड फॉर्मूला है जी, पावर ऑफ द सोर्स अपॉन एरिया। आप कहोगे ये कैसे आया? देखो, एनर्जी, आंखें खोल के देखना, अपॉन एरिया अपॉन टाइम, यही तो कहा था आपसे इंटेंसिटी। मतलब कि अगर एरिया इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी रिड्यूस होगी। हाँ जी, देखिए ये एनर्जी बाय टाइम इज कॉल्ड व्हाट? पावर। क्या कहते हैं इसको? तो दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया? पावर बाय एरिया। जैसे आप सिंपल है कि एक लाइट सोर्स से दूर जाते जाओगे तो इसकी लाइट है वो कम होती जाएगी। क्लियर? दूर जाते जाओगे तो कम होती जाएगी। आगे चलो, एनर्जी बाय एरिया इज टाइम इज कॉल्ड पावर। दिस इज सेकंड फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी। नेक्स्ट इज, बच्चों जनरेशन ऑफ ईएम वेव वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, पर एक दो पॉइंट्स अगर आप समझना चाहते हैं जल्दी से समझ लें, ना लिखें चलेगा बेटा, ठीक है? जनरेशन में ये कंसेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि किसी भी वायर पे इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑसिलेट करते हैं, एक्सिलरेट होते हैं, तो क्या पैदा करते हैं? वो वेव पैदा करते हैं। कोई भी एंटीना, कॉपर की तार, ये सारे क्या बिहेव करते हैं? एज अ एंटीना। उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं और इंटेंसिटी पैदा करते हैं बेटा। ओके, एक एसी वोल्टेज सोर्स को अगर आप दो तारों से कनेक्ट कर दोगे तो क्या पैदा करेंगे? वो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी की वेव पैदा करेंगे। सिंपल है, ठीक है? दो तारों से आप एसी को ज्वाइन कर दीजिए, क्या पैदा होगा? वेव, एक सिग्नल है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी। इट बिहेव्स लाइक अ एंटीना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कुछ ज्यादा टू, सो वायर्स एक्ट एज एन एंटीना, voltage of AC source oscillates, the electric potential of the two wires also oscillates. ओके जी, आगे चलते हैं। The wave propagates away from the antenna. The charge are accelerated. बताया मैंने आपको, charges undergo simple harmonic motion with a given frequency, which is also frequency of AC voltage source and the frequency of the wave. ओके, तो ये दो तारे अगर आप उसमें AC जोड़ देंगे तो ये क्या बनेगा? एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर की तरह काम करता है। क्लियर? और इसने वेव है वो जनरेट करनी है। तो ज्यादा एनसीईआरटी में नहीं है बेटा टॉपिक ये। सेकंड वाइज क्या है? सिंपल एलसी ऑसिलेटर आप पढ़कर आए हैं तो इसको मैं पास करता हूँ 1/2 पाई रूट LC। इससे भी आप कोई भी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं। ये हर वायरलेस सिस्टम में लगा होता है, चाहे आप 250 रुपए की, 200 रुपए की
वायरलेस कार लेकर आएंगे तो उसमें भी कार के अंदर एलसी सर्किट होता है और रिमोट के अंदर भी एलसी सर्किट होता है, ताकि दोनों सेम फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएं। पॉइंट नोट कर ली। हाँ जी, कर लीजिए जी। सेकंड आप मेथड क्या है जी, 1/2 पाई रूट एलसी, 1/2 पाई रूट एलसी। क्लियर? ओके। प्रैक्टिकली कि ये वेव्स कैसे पैदा की जाती हैं, आगे बढ़ रहे हैं जी। ये रेजोनेंस कंडीशन भी पढ़ाई थी मैंने। नेचर ऑफ ईएम वेव क्या है जी, बता दिया मैंने। ये ट्रांसवर्स होती है नेचर में। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, ये पॉइंट लिखिए आप। ट्रांसवर्स होती है ये नेचर वाइज, और किसी मटेरियल की इनको जरूरत नहीं होती है। किस काम के लिए? प्रोपगेशन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, छोटे से पॉइंट थे तो ऊपर वाला तो रेजोनेंस कंडीशन थी, नीचे वाले लिखना था आपको। हाँ जी, मम्मा भी बोल दो। नेक्स्ट प्लीज। द पॉइंटिंग वेक्टर एस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये E क्रॉस H कह सकते हो आप। H क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या E क्रॉस B अपॉन म्यू नॉट। S is called pointing vector here. It represents the direction of energy flow per unit area per second along the direction of wave propagation. ये वेव की एनर्जी के फ्लो को मैथमेटिकली आपको कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा कि एनर्जी किस डायरेक्शन में जा रही है और कितनी है वेव के पास। इसको कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। याद करना है, एस इज E क्रॉस H या E क्रॉस B अपॉन म्यू नॉट। एनर्जी फ्लो लिखा हुआ है, पूरा लिखिए। हाँ जी, आगे चल रहे हैं जी। देखिए क्या है जी आगे। एनर्जी S इक्वल्स टू E क्रॉस H, E क्रॉस B अपॉन म्यू नॉट। ठीक है जी, समझ में आया जी। याद करना पॉइंटिंग वेक्टर होता क्या है। ये वेव की एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, वो तो इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव फ्लो होती है। कितनी होती है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ E और H का। H क्या होता है? सब जानते हैं, B अपॉन म्यू नॉट। और इसके यूनिट क्या है? वाट मीटर स्क्वायर। वाट मीटर स्क्वायर। बचे medium offers opposition to the propagation of wave. Such a hindrance is called wave impedance, and its value in a medium is given by wave impedance। क्या होता है? वो जिन्होंने वॉट पर मीटर बताया वो उस फॉर्मूला का क्या है? S का पॉइंटिंग वेक्टर। देखो ना अब ये क्या है? एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया।
तो एनर्जी बाय एरिया क्या होगा बताइए, और ये क्या है पर सेकेंड, आप समझिए। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, एनर्जी बाय एरिया क्या होगा, एनर्जी बाय एरिया क्या होगा, एनर्जी बाय एरिया बोलो क्या, एनर्जी बाय सेकेंड क्या हुआ, पावर हुई, बताओ, पावर अपॉन एरिया, पावर क्या है वाट बाय मीटर स्क्वायर। यहां पर प्रॉब्लम बताइए, आई विल एक्सप्लेन, बेसिक डेफिनेशन है ये पॉइंटिंग वेक्टर का। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर, और Z E अपॉन H इसको नोट कर लें, दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ द वेव। सारे पॉइंट ही नोट करने हैं। आगे चलो जी। R means final, mu R by relative permeability और relative permittivity, ये रेशियो है, आप किसी का भी रेशियो ले सकते हैं, मीडियम का मीडियम के साथ, एयर का एयर के साथ, और रिस्पेक्टिव जो परमिटिविटी है रिलेटिव का रिलेटिव के साथ, तीनों का आंसर सेम आने वाला है। ठीक है जी। एच बोलता है जो मैग्नेटाइजेशन में एच पढ़ाया था आपको, ये वही एच है। बी की दो प्रॉपर्टी है, बी अप्लाइड फील्ड होता है, एच उस फील्ड की स्ट्रेंथ होती है जो दूसरे फील करते हैं। एनर्जी तो उसी को कहेंगे ना हम जो दूसरे फील करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं जी। ई सी भी होता है, बहुत बार पता है, ई बाई बी इक्वल्स टू सी, कुछ भी नया नहीं इसके अंदर। और म्यू क्या होता है, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, और एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। स्टैंडर्ड ये सब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म में पढ़ाया हुआ कंसेप्ट है। ठीक है जी, ये ऐसे याद आ जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर क्या था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब तुम्हें याद आ जाएगा। और म्यू आर क्या था, म्यू अपॉन म्यू नॉट, वहां ऐसे लिखे थे। चले जी, ये रिलेटिव परमिटिविटी और सारा कंसेप्ट ओके है। कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। द स्पीड ऑफ ईयर वेव ट्रेवलिंग थ्रू वैक्यूम इज क्या, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, सी ऑप्शन था। The medium of first opposition to the propagation of wave, such hindrance is called, ठीक है जी, वेव इम्पीडेंस। नेक्स्ट है बच्चों, द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम is called, to the direction of propagation of EM wave is called intensity, parallel, perpendicular, equal, none of these। हाँ जी, क्या भाई, परपेंडिकुलर। तो देखो ये ही फायदे हैं स्लाइड टीचिंग के, कि अगर आपने ध्यान से समझा है तो आपके दिमाग में भी चीजें हैं, इसकी आउटपुट ज्यादा है। ठीक है जी, नेक्स्ट चल रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। प्रॉपर्टी चल रही, पहले भी वही पढ़ रहे थे, क्या प्रॉपर्टीज है जी, देखिए पहले भी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, टॉपिक कंटिन्यू है। मोमेंटम, क्या ईएम वेव का भी मोमेंटम होता है, मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है जी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो इंटेंसिटी भी प्रॉपर्टी थी बेटा, एनर्जी भी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी कंटिन्यू हो रही है आगे। EM waves also carry momentum. If a portion of EM wave of energy mu propagates with speed c, then linear momentum ये क्या होगा, u by c।
बिल्कुल आसान है बच्चों। UIC कैसे आएगा, हम सभी जानते हैं E क्या होता है, mc², यू नो आइंस्टीन फेमस मास एनर्जी इक्विवेलेंट। तो E अपॉन C इज कॉल्ड mc, E upon C is called mc. So what is m here? Mass into velocity is called momentum। देखो अभी p पावर भी था पहले, अब p मोमेंटम भी है, तो ऐसे p फॉर पापा भी होता है और p फॉर पपाया भी होता है। तो हम पापा को पपाया नहीं कहते, पपाया को पापा नहीं कहते। तो ये मौके पे आपको ये बात समझनी पड़ेगी भाई, प्लीज बात को समझिए प्लीज ना। तो ये mc क्या है, इट इज मोमेंटम। भाई ध्यान दें, अभी यहाँ पर पहले समझ लो ध्यान से, अभी तुम्हें फिर से तुम्हारा दिमाग थोड़ा वाइब्रेट करेगा। सुन लो जी, जो मैंने पिछला वर्ड बोला उसको दिमाग में हमेशा रखना। यहाँ पर U है, ये U है, ये एनर्जी का सिंबल है, और पीछे U एवरेज एनर्जी डेंसिटी था। तो U में फर्क समझिए आप। मेन जो कंफ्यूजन आपके लेवल पे रहता है, यहाँ पर U क्या है, ये एनर्जी है, इट इज नॉट एनर्जी डेंसिटी। कुछ समझ में आ रहा है क्या फर्क है भाई? U को एनर्जी लिया है, इससे पहले वो एनर्जी डेंसिटी था। मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, आपके क्वेरीज पहले लेता हूँ। देखिए U तुम्हारा एनर्जी है, एनर्जी बाय स्पीड इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। एनर्जी बाय स्पीड इज कॉल्ड मोमेंटम व्हेन द इंस्टेंट EM वेव इज कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड बाय अ सरफेस, इट डिलीवर्स एनर्जी U एंड मोमेंटम U by C टू द सरफेस। आपको मैंने एक मोमेंटम का वीडियो भेजा था और बताया था कि जब कोई भी चीज रिबाउंड नहीं करती है तो मोमेंटम चेंज हाफ होता है। तो उसी लॉजिक के हिसाब से ये क्या आएगा, U अपॉन C हो गया। अगर रिबाउंड हो जाएगा तो 2U by C होगा। मैंने कहा भी था कि उस कंसेप्ट को समझ लेना। कंप्लीटली एब्जॉर्ब है बेटा, कंप्लीटली एब्जॉर्ब है। तो क्या होता है कि जब भी कोई रेडिएशन फॉल करती है और एब्जॉर्ब हो जाती है, रिबाउंड नहीं करती है, तो मोमेंटम का चेंज कितना होगा, U by C। और अगर ये वेव जाने के बाद क्या करे, रिबाउंड करे, तो चेंज होगा 2U by C। ये डिफरेंस है दोनों कंसेप्ट के अंदर। लिखते रहे बड़ा क्विक। ये लेक्चर लिखते रहे बेटा, इतना सिस्टमेटिक नॉलेज फिर आपको बाद में नहीं मिलेगा। आप ढूंढते रहेंगे किताब में, आपको मिलेगा नहीं सिस्टमेटिक नॉलेज। आप कल उठा के ले आना मुझे, मेरे लिए, ठीक है। हाँ जी, नो आप लिखिए क्लास में, आपके पास मौका है, अपनी स्पीड बढ़ाएं, मस्तियां यहाँ वहां करें, लेफ्ट साइड करना बंद करें, पेन पे दिमाग फोकस करें, आगे बढ़ो। 4 तो शब्द लिखने होते हैं यार। चलो जी आगे, अगर कोई रह गया है तो किसी और की कॉपी से पूरा कर ले। नेक्स्ट है बच्चों, फिर से समझ लीजिएगा, अगर आपका वेव एब्जॉर्ब हो जाता है तो मोमेंटम U by C होता है, और वापस होता है तो 2U by C होता है। यहाँ पर U एनर्जी को डोनेट करता है, ना कि एनर्जी डेंसिटी को करता है, इसलिए वहां पर वर्ड U के साथ U एवरेज लगाया हुआ था। क्या लगाया था? ज्ञान इतना आसान थोड़ा मिलता है, मस्ती कितनी मिल जाती है।
हाँ जी, आपको बताया मैंने अभी यही, when a wave is totally reflected, the momentum delivered to the surface is q by c। ये था जी मोमेंटम का कंसेप्ट, मोमेंटम ऑफ द वेव। बेटे आपको बोलना है तो बाहर जाओ, समझ में आया जी, 2u by c। नेक्स्ट है जी रेडिएशन प्रेशर क्या होता है जी। रेडिएशन प्रेशर, जब वो रेडिएशन की सरफेस पे फॉल करेगी, जब उसके पास मोमेंटम है तो उसके बाद फोर्स भी होगी। जब फोर्स होगी तो जब जितने एरिया में पड़ेगी वो क्या बनाएगी, प्रेशर बनाएगी। तो फोर्स बाय एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। उस रेडिएशन का सरफेस कितना प्रेशर फील करेगा वो मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ, ठीक है जी। तो पहले तो फोर्स निकालनी पड़ेगी यार, मोमेंटम इम्पार्टेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया। अब देखो यार क्या मतलब है मैथ्स के अकॉर्डिंग। बेटे डिस्टर्ब ना करें, पता क्या है मोमेंटम, पी क्या होता है, पी क्या होता है बताओ। देखो जी प्रेशर निकाल रहे हैं हम, तो देखिएगा प्रेशर क्या है, प्रेशर इज, अब देखो पी फॉर प्रेशर है यहाँ पर, दो जी बड़ा पी ले लेते हैं पर कुछ मर्जी दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, या डीपी कह लीजिए, या पी अपॉन टाइम बाय एरिया। तो क्या हुआ जी, अब ये पी क्या है, पावर है, ये सॉरी पी प्रेशर है, ये पी प्रेशर है, ये पी मोमेंटम है, कंफ्यूज नहीं करना है, ये पी क्या है, मोमेंटम है। तो ये क्या बना बताइए, मोमेंटम। अब देखिए लाइन, मोमेंटम पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, समझ में आया जी आपको, रेडिएशन प्रेशर। दिस इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। सारा कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है ये, पर जनरली टीचर पढ़ाते नहीं है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया बेटे, ये इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने कहा था ना ईएम वेव्स में कुछ पार्ट, ये वही कुछ पार्ट है। ये प्रेशर है, इंटेंसिटी है, ये सारा निकालना। सर हमें कौन फीस देगा अगर तुम्हें वो सब कुछ करवा देंगे, हमें हमें भूखे मारोगे क्या, कुछ हमारा भी ख्याल करो। हाँ जी, और हमने जॉब छोड़ दिए तो क्या करेंगे हम बताओ, हैं रेडी लगाएंगे क्या बाहर जाके, मूंगफली की रेडी, और उस पर फिजिक्स बेचेंगे, हैं। चलिए प्लीज आगे, नेक्स्ट है जी, ये इरेज कर रहा हूं इंक भाई। फॉर अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो प्रेशर है 2s by c, s is the pointing vector and c is speed of light. For a perfectly absorbing surface p is s upon c। जल्दी से लिख लीजिए, ये s पॉइंटिंग वेक्टर की टर्म्स में पहले लिखाया नहीं मैंने आपको। लिखना है तो लिख लीजिए वरना मैं छोड़ देता हूँ बेटे। हाँ जी बच्चे, आपको रिकॉर्डिंग दे दी गई है, आप इसको दोबारा वाच कर लीजिएगा, मैं आज ही अपलोड कर दूंगा क्लास के बाद, ठीक है जी। इन टर्म्स ऑफ ये पॉइंटिंग वेक्टर है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होते हैं, जो रेडिएशन को रिबाउंड नहीं करते हैं, रिबाउंड करेंगे तो वो
डबल हो जाता है। आगे बढ़ रहा हूं जी। The radiation pressure is real, that is why tails of comet points away from the sun. कॉमेट्स की जो टेल है वो अवे जलती है सन के, क्यों? सन का रेडिएशन प्रेशर टेल पर। रियल एग्जांपल क्या है रेडिएशन प्रेशर का? ओके, ये देखो लिखने भी नहीं देते आप, तो फिर बहुत मैं पीडीएफ नहीं भेजूंगा। भाई ये अगला कंसेप्ट है, अभी लिखिए। When electromagnetic waves incident on a surface and at the total energy transferred to the surface at time t is u, then the magnitude of the momentum delivered to the surface. अगर कोई आपने रेडिएशन मारी है ना, जिसकी देखो टोटल एनर्जी, अभी एनर्जी डेंसिटी नहीं चल रही है, टोटल एनर्जी कितनी है u है और टाइम t है, तो मोमेंटम कितना डिलीवर होगा? सारे न्यूमेरिकल पॉइंट है जी, मोमेंटम कितना डिलीवर होगा? ठीक है जी, आंसर है जी u अपॉन c। मोमेंटम कितना डिलीवर होगा? u अपॉन, जो मैंने अभी बताया आपको, बिल्कुल अभी तो बताया आपको मैंने, हाफ mc स्क्वेयर क्या होता है u इक्वल्स टू m इंटू ये c, है ना। एक c क्या करते हैं हम यार, यहाँ डिवाइड कर दो, ये यहां से हट जाएगा c,